तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम 36 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड होंगे, कार्टून पे बेस्ड होंगे एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं एमसीक्यू उस पे भी बेस्ड होंगे। इससे पहले हमने 24 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो सिर्फ एमसीक्यूज थे, लाइक एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस वैसे टाइप के। बट इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। आई विल ट्राई टू मेक 2 मोर पार्ट्स। अगर 2 नहीं हो सका तो एक और पार्ट बना दूंगी, और इनको अच्छे से देख के जाना। एग्जाम में इनमें से जरूर क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो घुमा फिरा के, या फिर सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे 25th क्वेश्चन से। और यहाँ पे देखो, हर एक असर्शन रीजनिंग पे बस क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, बिकॉज हर एक में सेम ऑप्शन होगा कि ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, और ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर और नॉट। तो ऐसे ही होगा। तो हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, बट यू कैन, जब आप क्वेश्चंस दोगे, एग्जाम दोगे, तब आपके पास होगा। ओके, नाउ फर्स्ट 25th क्वेश्चन। असर्शन में क्या है देखो, असर्शन में ये है सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। ये कौन से चैप्टर से है? आपका चैप्टर 1, जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, उसमें से है ये। एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है टॉपिक है जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में ये बोला गया है कि जो सोवियत यूनियन था उसने क्यूबा को अब रशियन बेस बना दिया था। इट इज करेक्ट। ओके, जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। रीजन इसमें क्या बोला गया है कि क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। तो ये वाला असर्शन है और रीजनिंग है। तो देखो इसमें क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, तो पहले आपको क्या बताना है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, सोवियत यूनियन ने क्यूबा को रशियन बेस इसलिए बनाया था बिकॉज उसको एक डर था कि जो यूएसए है वो उसको कब्जा कर सकती है, बिकॉज यूएसए बहुत ज्यादा नजदीक है क्यूबा से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो उस डर के मारे, उस सस्पिशन की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको रशियन बेस बना दिया था। इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्लोज अलाय था, या फिर बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड उसमें से रिसीव करता था। ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, अदरवाइज बोथ ए एंड आर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम। असर्शन में क्या है देखो, नाम गेव द मेंबर्स द राइट नॉट टू चूज एनी ब्लॉक ओवर द अदर एंड येट gave them the right to deal with global issues। So ये नाम वाला जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें बोला गया है कि जो नाम के मेंबर्स थे वो किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन कर सकते थे, yet they can give them the right टू डील विद ग्लोबल इश्यूज, बट वो ग्लोबल इश्यूज से डील कर सकते थे। ठीक है, एंड यस इट इज राइट, क्योंकि हमने इंडिया को देखा है, इंडिया भी एक नाम का ही मेंबर था, बट स्टिल जो है उन्होंने इंडिया ने काफी सारे ग्लोबल इश्यूज से डील किया, लाइक कोरियन वॉर हो गया। ठीक है, तो उसमें भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यस द असर्शन इज राइट। रीजनिंग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू आइसोलेटेड इंडिया फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। सो आज जो है ये सही नहीं है, बिकॉज इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कभी इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश नहीं की। सो यहाँ पे क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज false. Okay, now let's move on to our 27th question. It is assertion। यहाँ पे देखो अगेन ये चैप्टर 1 में से है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस was only one of the several crises that occurred during the Cold War. So yes, it occurred during the कोल्ड वॉर। ठीक है, ये तो सही है। रीजन भी देखते हैं, द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वर्स। यस, तो शूटिंग वर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉक्सी वर्स लड़े गए थे, ठीक है, उस टाइम में, तो उनसे इसका मतलब है। सो कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू शूटिंग वर्स। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि हमने देखा था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, पर वो काफी जगह पे जाके लड़े हैं, प्रॉक्सी वर्स लड़े हैं। लाइक जब कोरियन वॉर चला या फिर वियतनाम में जो वॉर चला, तो ऐसा हो रहा था कि एक साइड को
को जो है यूएस सपोर्ट करते थे और एक साइड को जो है यूएसएसआर सपोर्ट करते थे टू शो देयर डोमिनेंस। ओके, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है? नहीं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। इसमें असर्शन देखते हैं, स्मॉलर स्टेट गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड फ्रॉम अलायंस अगेंस्ट रीजनल पावर, एंड रीजन देखो, द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज द लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पसेस। सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर जो स्टेटमेंट है ट्रू है, और यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है ना, इसका जो ये रीजन दिया हुआ है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज देखो, स्मॉलर जो स्टेट्स थे ना, उनको ये उनसे जो बिग सुपर पावर्स होते थे उनसे प्रोटेक्शन का, उनसे वेपन्स का, इकोनॉमिक एड, इन सारे प्रोमिसेस की वजह से ही वो जो है सुपर पावर्स को जो है सपोर्ट करते थे, एंड इसलिए जो है वो लिंक होते थे, यूज द लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now let's move on to our 29th question. Assertion देखते हैं, after the Second World War, the East European countries that the Soviet Army had liberated from the fascist forces come under the control of the USSR. So ये बिल्कुल सही है, जो भी ईस्ट यूरोपियन के कंट्रीज थे, ठीक है, वो किसके अंदर आ गए थे? यूएसएसआर के अंदर आ गए थे। सो ये करेक्ट है बिल्कुल। एंड रीजन देखते हैं, रीजन है द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस। तो ये तो वैसे सही है कि देखो, सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, ऑथोरिटेरियन बन गया था, अपने सिटीजन्स का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था उनके सिटीजन्स का। बट जो असर्शन, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है ना, उसका करेक्ट रीजन ये नहीं है। सो हम ये बोलेंगे बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बिकॉज ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज असर्शन हम देखते हैं, गॉर्बाचेव डिड नथिंग टू सेव द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम। सो ये चैप्टर 2 में से है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ये वाला जो सेक्शन है ना, तो एक तो देखो हम ये पढ़ते हैं कि गॉर्बाचेव का रोल है इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, बिकॉज उसकी वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। बट ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि गॉर्बाचेव ने कुछ भी नहीं किया था। गॉर्बाचेव ने ही जो है रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की थी, बट जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे वो नाखुश थे, जो लोग थे तो उनको भी लग रहा था कि ये जो प्रोग्रेस है बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। ओके, तो इसी टग ऑफ वॉर के बीच में जो है कुछ हो नहीं पाया। ओके, सो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो ए इज रॉन्ग। आर देखते हैं हम, these developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. So yes, it's ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो हम बोलेंगे A is false and R is ट्रू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट असर्शन हम देखते हैं, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। इट इज करेक्ट जो है करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखो उन्होंने बोला था, गॉर्बाचेव ने बोला था कि रिफॉर्म्स जो है नेसेसरी है, बिकॉज ताकि यूएसएसआर भी जो है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इंफॉर्मेशन वेस्ट को पता चल रही है वो यहाँ पे भी पता चले, बिकॉज वेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट यूरोप पीछे रह गया था। सो ये करेक्ट असर्शन है। रीजन देखते हैं, मिखाइल गॉर्बाचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 sought to reform this system. सो यस, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो ये आप बोलोगे ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, सो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ तक 31 क्वेश्चन तक जो है हमारा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब दैट ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो इसका ऑप्शन, इसका ये याद रखना बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पूछा जा सकता है। इट इज लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है,
यहाँ पे फैट मैन एंड लिटिल बॉय, सो ये रॉन्ग है बिकॉज हिरोशिमा को जो है इसको लिटिल बॉय बोला जाता है, नागासाकी जो है इसको फैट मैन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये घुमा के भी बोला जाता है ना, सो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज लिटिल बॉय एंड फैट मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर द अटलांटिक चार्टर वाज साइन, सो ये कौन से चैप्टर से है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6 दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से ये बोला गया है। सो इसमें जो है अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ था वो आपको बताना है। तो अटलांटिक चार्टर बेसिकली देखो, यूएस प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उनके बीच में ये जो है साइन हुआ था। और उसके बाद ही जो है जो यूनाइटेड नेशन है दैट केम इन टू बीइंग, ये कब साइन हुआ था, इट इज इन 1941 अगस्त। तो आप क्या कर सकते हो, जो टाइमलाइन है ना उसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये अटलांटिक चार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, सो यूनाइटेड नेशंस के थोड़े बहुत टाइमलाइन भी आप देख लेना, ठीक है। उसमें से भी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now let's move on to the 34th question. When trusteeship council was suspended, again ये 6th chapter में से है। तो देखो trusteeship council पहले एक पार्ट हुआ करती थी, बट उसके बाद वो जो है उसको सस्पेंड किया गया था। एंड when it was suspended in 1st November 1994। तो देखो यूनाइटेड नेशन में से काफी ऐसे डेट्स एंड ईयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई विल रिकमेंड कि जो चैप्टर 6 है यूनाइटेड नेशन वाला, उसमें से जो टाइमलाइन है वो अच्छे से देख लेना, एंड साथ में जो भी डेट्स है उनको अच्छे से देख लेना जो इम्पोर्टेंट है। Now let's move on to 35th question. Who was the second UN Secretary General elected from Asian region? So second UN Secretary General कौन थे? बान की मून। ओके, रिसेंट अभी प्रेजेंटली कौन है? एंटोनियो गटरस। तो वो भी पूछा जा सकता है, वो भी ध्यान में रखना। और इसको भी ध्यान में रखना कि ही इज इलेक्टेड फ्रॉम द एशियन रीजन, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बान की मून हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश। सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसका स्पेलिंग गलत है, बट इट इज इन हेग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द पोएट ऑफ द डॉन ऑफ फ्रीडम। सो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डॉन ऑफ फ्रीडम के कौन पोएट है? इट इज फैज अहमद फैज। ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इसको अच्छे से देख के जाना और याद रखना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स में। When did Nagaland became a state? So Nagaland became a state, ये वाला आपके फर्स्ट चैप्टर में से है ऑफ योर इंडिया बुक, ठीक है। तो उसमें जो भी न्यूली स्टेट्स ऐड हुए थे उसके ईयर अच्छे से देख के जाना, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया कि नागालैंड कब स्टेट बना, इट इज इन 1963। Now question number 39, how many princely states were there in India? So how many princely states were there in India? It is 565। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, एंड ये वाला हो गया। नाउ द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन विच ईयर? सो इन विच ईयर सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान? इट इज इन 1979। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में है, देखो। WTO is serving as the successor to which of the following organization? So it is General Agreement on Trade and Tariff। So पहले आपको पता है GATT हुआ करता था, GATT GATT। तो उसके बाद जो है इसका सक्सेसर कौन बना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42, the first summit of NAM was held in Belgrade in September 1960। Now let's move on to question number 43, that is which one of the following is not an agency of the UN? So देखो UNDP, ILO, IMF ये सारे ही जो है UN के एजेंसी है। सो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। ये जो है ये UN की एजेंसी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ से जो है अगेन शुरू हो रहा है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग देखते हो, और ये सारे जो है ना इंडिया बुक से है बेसिकली। तो यहाँ से आप देख ही सकते हो जो क्वेश्चन है।
सो assertion देखते हैं द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन December 1951 जनरेट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री. यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जब 5 year प्लान निकला था तो लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बहुत क्योंकि पहली बार जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग होने वाला था एंड ऑल. एंड रीजन देखो, दिस ड्राफ्ट फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंट्री एज इट डिड नॉट हैव एनीथिंग फॉर द कॉमन मैन. सो देखो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल अपनी जगह पे सही है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो यहाँ ये किसी एंगल से आपको इसका एक्सप्लेनेशन तो लग नहीं रहा होगा. ठीक है, क्यों इसने एक्साइटमेंट जनरेट किया वो तो बताया नहीं गया रीजन में. ठीक है, सो ए इज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट बोथ ए एंड आर ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं. असर्शन पहले देखो, सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना. बिल्कुल करेक्ट. एंड द यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट दैट बिगन इन द लेट 1960s रिजल्टेड इन द रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया. सो ये करेक्ट है. रीजन देखते हैं, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस चाइना एंड पाकिस्तान एक्सिस, इंडिया साइंड अ 20 years फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971. बोथ ए एंड आर ट्रू. ठीक है, और आर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि यूएस चाइना और पाकिस्तान का जो ये अलाइनमेंट बना था ना, ये एक्सिस बना था ना, उसको काउंटर करने के लिए ही जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है साइन की गई यूएसएसआर के साथ. इंडिया ने यूएसएसआर के साथ जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में असर्शन देखते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा. ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर. यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड उसके बाद रीजन देखो क्या है, दस बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर ही एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर जो है ट्रू है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो वो बोथ इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसलिए बने थे सो दैट ही कैन एक्सरसाइज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. आई होप आपको ये क्लियर है. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं. द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द ऑपोजिशन एज वेल. बिल्कुल, यहाँ पे सीपीआई एंड सीपीआईएम में डिवीजन भी हो गया था. रीजन देखो, this and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences between the Communist Party of India. तो जो मैंने अभी आपको बोला कि सीपीआई एंड सीपीआईएम इसमें डिवीजन हो गया था just because of this Sino-Indian conflict. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. now उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में असर्शन है, कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964 एंड इसका रीजन है द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइड टू इम्पोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है करेक्ट है. ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पे नीचे भी हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 49 क्वेश्चन. और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे यूएसएसआर को दर्शाया जा रहा है और यहाँ पे यूएस को दर्शाया जा रहा है. तो अगर आप अपने बुक में देखो तो यूएस और यूएसएसआर का जो ये कार्टून है उसको आप क्लियरली देख पाओगे. एंड इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिनको हम अटेम्प्ट करेंगे. What could be the appropriate title for the given picture above? So US versus USSR economic contest, capitalist versus communist model, contestation between the two superpower US and USSR or all of the above. So यहाँ पे जो है आपको क्या दिख रहा है, US और USSR दिख रहा है. So best कौन सा टाइटल रहेगा, that is contestation between the two superpowers US and USSR. ओके, सो देखो बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक कंटेस्ट तो हो नहीं रहा, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट मॉडल ये राइट है बट अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 भी जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज रियलिटी. ठीक है, एंड ये आप देख सकते हो
सो यहाँ पे यही बोला गया जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है हम देखते हैं। व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट? सो कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा था? हमने देखा कि विलेज रियलिटी को कितना डार्क है, एंड जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उससे हमने देखा कि वो उस एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाए। सो हम यहाँ पे बोलेंगे द फेलियर ऑफ द प्लान पॉलिसी इज द आंसर। ठीक है, सो फेलियर ऑफ द प्लानिंग पॉलिसीज इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, और अगेन यहाँ पे एक कार्टून है, आप यहाँ पे देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये जो है ये प्रिंसली स्टेट के प्रिंस है, जिसको प्रिंसली स्टेट ये दर्शा रहे हैं, और यहाँ ये जो है लोग है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। सो आप यहाँ ये जो है ये कौन से चैप्टर में से है? चैप्टर 1 में से है। और ये तब इस पिक्चर को क्या, इस पिक्चर से क्या डिपिक्ट की जा रही है? जब इंटीग्रेशन करने की कोशिश की जा रही थी बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो सारे प्रिंसली स्टेट को एक साथ जो है इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, तो वो सारे प्रिंसली स्टेट में जाके नेगोशिएट कर रहे थे और उनके साथ जो है बात कर रहे थे ताकि वो इंडिया का पार्ट बने। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस एंड दैट विल डू। सो ये जो पावर्स जो प्रिंस के पास है ना, जो भी डिफेंस का पावर है या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स का पावर है, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला कि आप बस हमें ये दे दो, बस आप बैठे रहो फिर। ठीक है, तो ये वाला कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है? तो सरदार पटेल tries to convince princely state arbitrarian rule in India break down the unity of India, none of the above. So option A clearly यहाँ पे शो हो रहा है कि सरदार पटेल tries to convince the princely state. Okay. Who established the Indian National Army? So ये visually impaired के लिए क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो इंडियन नेशनल आर्मी को किसने एस्टैब्लिश किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नाउ अगेन पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर दिस। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी पीडीएफ आपको दे दूं, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए। सो आप इससे समझ सकते हो क्यूबा है, फिदेल कास्ट्रो है एंड निकिता क्रुश्चेव है। तो किसकी बात की जा रही है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात की जा रही है। सो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये पूरा पैराग्राफ है, एंड अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आए हम इसको देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग खुद पढ़ लेना, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दैट इज यूएसएसआर वेर वरीड दैट the USA would invade communist rule Cuba and overthrow Guevara, or the USA would invade communist rule Cuba and overthrow Fidel Castro। से ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज जो यूएसएसआर है उनको हमेशा से वरी थी कि यूएस बहुत ज्यादा पास है क्यूबा के और कभी भी वो फिदेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम whom did Cuba receive diplomatic and financial help? It is from सोवियत यूनियन। ठीक है, सो जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्ट्रो तो क्यूबा के ही जो है वहां के प्रेसिडेंट थे, एंड यहाँ पे जो है जॉन एफ कैनेडी ये यूएस के थे एंड यूनाइटेड नेशन यूएसएसआर। सो क्यूबा जो है यूएसएसआर की एलाई थी, सो इसलिए सोवियत यूनियन इसको फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिकली हेल्प किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस? तो निकिता क्रुश्चेव ने ये सोचा था। ओके, सो ये आपका ए होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, हु ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर? सो हु ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे वार्निंग टू द यूएसएसआर? तो यूएसएसआर को कौन वार्निंग दे सकते हैं? ऑफकोर्स सी बात है यूएस, और उस टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। सो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। सो ये नीचे जो है हिंदी मीडियम के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, पूरा जो है इसमें हिंदी में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ्स को, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू अपलोड दी पीडीएफ, ओके, ड्राइव के फॉर्म में मैं आपको देने की ट्राई करूंगी। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप इसको देख लेना। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन है हिंदी में। एंड लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये लास्ट पैराग्राफ है आपका।
इस वीडियो का। यहाँ पे बोला गया है कूप टुक प्लेस इन 1991, चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। और जो है आप लगभग जो चैप्टर शुरू होते हैं उसके सेकंड पेज के सेकंड साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। कूप के बारे में लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी एनकरेज बाय कम्युनिस्ट पार्टी, एंड उसके बाद कौन आए थे, बोरिस येल्स्टिन आए थे। द रशियन रिपब्लिक वोल्स्टिन वोन अ पॉपुलर इलेक्शन, बिगेन टू शेक और सेंट्रलाइज। ये आपका पूरा चैप्टर 2 से है। कूप के जब गॉर्बेचेव के बाद जो है बोरिस येल्स्टिन आए, सो उससे पहले तख्ता पलट हुआ, इन सब की बात की गई है। तो आप उसको बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हु अपोज द कूप ऑफ 1991। सो ऑफ कोर्स देखो कम्युनिस्ट पार्टी तो करेंगे नहीं, बोरिस येल्स्टिन खुद कूप कर रहे थे, एंड पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स ये भी नहीं थे। सो हु अपोज इट, Mikhail Gorbachev. Question number 56, which were the three major republics of the USSR? So एक तो है रशिया, दूसरा यूक्रेन एंड तीसरा बेलारूस, ठीक है। एंड ये है तीन मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर। अब देखो रशिया तो इंपॉर्टेंट है, वो तो होना ही है, ओके। एंड उसके बाद यूक्रेन एंड बेलारूस भी important थे। Now question number 58, which type of government was adopted by the post-Soviet countries? So post-Soviet countries के बाद क्या हो गया, डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिज्म आ गया, ठीक है। पोस्ट-सोवियत कंट्रीज में हम देख सकते हैं शॉक थेरेपी भी आ गई। अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। Now which country became the successor state of the Soviet Union? बहुत ज्यादा आसान, it is Russia. And last question number 16, which year USSR collapsed? It is 1991. इसी के साथ हमारा खत्म होता है 60 क्वेश्चंस। एंड मैं ट्राई करूंगी इसको जो है ड्राइव के फॉर्म में आपको दे दूं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकते हैं आपके पेपर में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देखो, और इसको भी उसके बाद देखो, ठीक है। एक साथ देखोगे तो आपको जो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी, और इसके बाद एक और पार्ट में अपलोड करने की ट्राई करूंगी। टिल देन अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।